हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो है हमारा क्रैश कोर्स का पहला क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये जो है हमारा फिजिक्स का क्लास होगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी प्रगति कोचिंग क्लासेस हैं ये जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मीट माध्यम में भी जो है अभी क्लासेस को कंडक्ट करा रही हैं। तो आप अगर चाहे तो ऑनलाइन के माध्यम, अगर मान लीजिए क्या कि आप पटना में नहीं हैं, पटना से दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो आपके लिए तो ऑनलाइन मोड सही है। लेकिन अगर मान लीजिए क्या कि आप जो है राजेंद्र नगर के आसपास या फिर मछुआ टोली या फिर पटना में कहीं भी हैं, तो आप अगर चाहे तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है आपका राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 के पास में है और यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क है, उसके पास में ही आप उसके जस्ट सामने में जो है आपको प्रगति कोचिंग क्लासेस मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आप ऑफलाइन मीडियम में अगर करते हैं तो ऑफलाइन मीडियम में आपको बहुत सा बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट कैसे मिल रहा है, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ जो रिविजन्स हैं, ठीक है, वो मिलता है। साथ ही साथ आपका क्या होता है कि डेली बेसिस पे असेसमेंट होता है। असेसमेंट कैसे होता है, तो असेसमेंट के लिए क्या होता है कि हम लोग जो है हर एक बच्चे से जो है क्वेश्चंस को पूछते हैं और क्वेश्चंस को पूछ करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो बच्चे किस तरह से उनमें जो है चेंजेस आ रहे हैं। पहले जो नहीं सुना पा रहे थे अब वो किस तरह से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चंस को याद कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस को याद करते जा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो वो इजीली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इतना 100% श्योरिटी के साथ कहा जा रहा है आपको कि क्वेश्चंस अगर आएगा आपके एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और जितना भी, जैसे कि ये अभी हम लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 45 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चंस के बाद आपको लॉन्ग के लिए अलग क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग क्लासेस भी मिलेंगी। तो पहले हम लोग इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस करने का हमारा यहाँ पे पर्पस ये है बेसिकली कि पर्पस, जैसे कि अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बहुत से ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे जिनमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो और भी बहुत सारा फॉर्मूलाज वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे इसके दौरान, तो जिससे क्या कि आपका न्यूमेरिकल्स जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, ठीक है, तो उसको भी आप इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत से संस्थानों में ऐसा देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स नहीं कराया जाता है। न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि बहुत सा ऐसा होता है क्या कि जैसे बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है और टीचर्स भी इवन कभी कभी जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त। तो हम लोग जो है ट्राई करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो हमारे कोर्स से, ठीक है। और बेनिफिट के साथ साथ आपके लिए ये रोमांचक मज़ेदार भी रहे, ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और थोड़ा इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। और याद करने का प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे आप यहाँ से नोट करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आप उसको क्या करेंगे, याद करते रहेंगे, ताकि आपका एग्जामिनेशन जब तक आए तब तक आपके पास एक फुल ऑफ क्वेश्चंस तैयार रहे। और इन क्वेश्चंस को आप याद करने के बाद देखेंगे कि आपका 100% क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यही हम आशा करते हैं कि जितना भी हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और आप उसको फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका टॉपिक है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि फिजिक्स में हम लोग बेसिकली चार पांच टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अगर मोटा मोटी देखें तो हम लोग एक पहला जो आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, दूसरा पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और उसके बाद हम लोग का तीसरा टॉपिक होता है मानव नेत्र, चौथा टॉपिक है विद्युत धारा, और जो पांचवा टॉपिक है आपका, पांचवा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो जिसमें से जो पहला तीन है ना आपका, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र, ये तीनों को हम लोग एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकी। ये बेसिकली प्रकाशिकी का ही भाग होता है, जिसको हम लोग 10th में अलग अलग पार्ट्स में बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है विद्युत धारा, और उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक है और इनको हम लोग सेपरेटली भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो कि आप जानते हैं टॉपिक, जैसे कि है पहला आपका है फिजिक्स में, अगर हम लोग देखें फिजिक्स में आप जानते हैं कि जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है वो क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं।
दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा जो टॉपिक है ये है आपका मानव नेत्र। फोर्थ जो टॉपिक है ये है आपका विद्युत धारा। और जो आखिरी बचता है फिजिक्स में यानी कि भौतिकी शास्त्र में, वो है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली फिजिक्स में डील करना होता है। ठीक है, तो जिनमें से जो ये तीन है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र, इसको हम लोग एक ही में रखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर हम लोग क्वेश्चंस के बेसिस पे और मार्क्स के बेसिस पे बांटे तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपका ये वाला जो सेक्शन है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र, और उसके बाद वाला जो टॉपिक है विद्युत धारा। ठीक है, अगर मान लीजिए फिजिक्स में सपोज डैट कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग 100% क्वेश्चन सपोज करके चलते हैं। ठीक है, सपोज डैट कि 100% क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, तो इस 100 में से इन तीन सेक्शंस में अगर हम लोग इनको बांटे, ठीक है, तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 35 से इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे आएंगे आपके 40 to 45% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मान के चलिए क्या, सेम चीज 40 से 45 क्वेश्चंस आपको विद्युत धारा से मिलेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है आपका, इसका वेटेज थोड़ा कम हो जाता है, जिसको हम लोग 20 के अप्रॉक्स मान के चलिए, 15 से 20% के आसपास आपका इससे वेटेज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों को जो मेन टॉपिक्स पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र, क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा है और ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें भी इसका बहुत ज्यादा वेटेज आता है। ठीक है, उसके बाद जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा में भी सेम कंडीशन है। जब आप विद्युत धारा को पढ़ते हैं तो विद्युत धारा को पढ़ते समय हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज को भी करते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज के साथ साथ बहुत से चीज हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उन फॉर्मूलाज से बनने वाले न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारा जो डेफिनेशंस हम लोग विद्युत धारा में पढ़ते हैं, उन डेफिनेशंस के हेल्प से हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फायदा है यहाँ पे। ठीक है, इसी कारण से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इस चुंबकीय प्रभाव में अगर हम लोग बात करें तो उतना वेटेज नहीं है, बट क्वेश्चंस में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना वेटेज नहीं आता। सेम कंडीशन ऑब्जेक्टिव्स में भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में भी इससे कम ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एज कंपेयर टू ये दोनों। ठीक है, अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखें हम लोग तो इन दोनों में ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का टॉपिक है और इसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन से। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं या फिर पहले भी पढ़ चुके होंगे, प्रकाश का परावर्तन को हम लोगों को समझने से पहले सबसे पहला चीज जो हम लोगों को समझना है वो है आपका प्रकाश क्या है ना। तो सबसे पहले आप क्या समझिए कि आखिर प्रकाश होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। सबको जानते हैं, शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्रकाश जो है क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखने के क्रम में कैसे देखते हैं हम लोग, उस चीज को अगर देखेंगे तो एक छोटा सा चीज हम लोग जानते हैं। हम लोग समझ क्या रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन को समझ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी। अब प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना है, प्रकाश। ठीक है,
प्रकाश आपका क्या है, तो ये आप नोट में लिख सकते हैं। प्रकाश जिसको हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में, लाइट लिखते हैं। ठीक है, प्रकाश यानी कि लाइट। अब प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो अब बेसिकली हम लोग प्रकाश को अब प्रकाश में ऐसा क्या करता है प्रकाश जिसके कारण हम लोगों को वो वस्तु दिखाई देता है, ये भी सोचने की बात है ना। तो इसको अगर हम लोग समझे तो बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या कि एक प्रकाश का किरण हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रकाश का किरण, या फिर कुछ भी अज्यूम करके चलते हैं कि प्रकाश कोई भी सतह से टकरा रही है। मान लेते हैं कि ये हमारी आंख है और ये कोई सतह है जिस पे कोई वस्तु रखी हुई है और ये वो वस्तु है। ठीक है, आप किसी भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उससे प्रकाश टकराकर आपके आंखों में प्रवेश करे, अन्यथा आप उस वस्तु को नहीं देख पाइएगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ये कोई किरण आ रही है, टकराई और टकराने के बाद जो है हमारी आंखों में प्रवेश की। जब यह हमारी आंखों में प्रवेश करती है तब हम लोग जानते हैं क्या कि जो इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो हमारी आंखों का जो रेटिना होता है उस पर बना होगा और उसके बाद ही हम उस वस्तु को देख पाए होंगे, है ना। तो ये मान लीजिए क्या कि कोई किरण है, किरण आया, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, यहाँ पे उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद आप जानते हैं कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंखों के जो रेटिना होता है उस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो प्रतिबिंब वहां बनेगा। ठीक है, तो इस दरमियान जो है हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चीज हो रहा है, किसी कोई एक ऐसा घटना हो रहा है प्रकाश के साथ कि प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है और टकराने के बाद कहीं लौट जा रहा है। लौट कहां जा रहा है, तो उसी माध्यम में लौट जा रहा है ना। प्रकाश आया, टकराया, टकराने के बाद लौट गया, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश किसी माध्यम से आकर किसी सतह क्या हो सकता है, अब समतल सतह भी हो सकता है, खुरदुरी सतह भी हो सकती है, सतह तो डिपेंड करती है ना। अब ये सतह जो है आपका कैसा हो सकता है सतह समतल हो सकता है सतह क्या हो, खुरदुरा हो। ठीक है, उससे टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ये रहा प्रकाश का परावर्तन। तो नंबर्स को आपको नहीं देखना है, ठीक है, नंबर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वो थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखिए, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किसी सतह क्या हो सकता है आपका, खुरदुरी भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है, से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश आएगी, टकराएगी, टकरा के उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, अब सतह यहां पे क्या हो सकता है, खुरदुरी भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है कि नहीं बच्चों। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि सतह आपका कैसा है। सतह यहाँ पे दो तरह का हो सकता है, सतह समतल भी हो सकता है, सतह खुरदुरा भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो इस बेसिस पे जैसे कि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि प्रकाश किसी सतह, खुरदुरी या समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब इस सतह के बेसिस पे हम लोग प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन? जैसे कि देखिए सतह के बेसिस पे हम लोग इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अब सतह, अब यह सतह कितना तरह का? दो तरह का। एक तो हो सकता है ये कैसा हो? खुरदुरी हो, और क्या हो सकता है? एक समतल हो। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग दो को डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन कैसा? एक खुरदुरी के लिए और दूसरा डिजाइन कैसा? एक समतल के लिए। खुरदुरी वाला डिजाइन, खुरदुरी वाला डिजाइन कैसे होगा? ऐसा होगा। ये हो गया कैसा? खुरदुरी वाला डिजाइन। समतल वाला डिजाइन कैसा? समतल वाला डिजाइन ऐसा। ठीक है, तो ये खुरदुरी सतह, ये समतल सतह। खुरदुरी सतह पे जब प्रकाश आती है, टकराने के बाद मान लीजिए यहां टकराई, तो टकराने के बाद ये किधर भी जा सकती है। मान लीजिए इधर चले गया, यहां आया, यहां टकराया, टकराने के बाद ऐसे चले गई, यहां आई, टकराने के बाद ये फिर सपोज ऐसे ही निकल गई, है ना। तो इस स्थिति में जब खुरदुरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसमें जो होता है, इसमें क्या है कि जो इसकी दिशा है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है, जिस कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। तो वैसा परावर्तन जो किससे हो? खुरदुरी सतह से हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी हम लोग लिख लेंगे थोड़ा सा, कभी कभी हम लोगों को अंग्रेजी वाला भी वर्ड जानना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सभी चीजों को याद करते चलेंगे आप लोग। ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। किस सतह से हो रही है? खुरदुरी सतह से। तो जब परावर्तन किससे हो? खुरदुरी सतह से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन अगर आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो आप बता सकते हैं अब क्या होता है अनियमित परावर्तन? तो जब क्या हो कि प्रकाश का परावर्तन खुरदुरी सतह से हो। किससे हो? खुरदुरी सतह से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। वही अगर समतल सतह से हो रही है, किससे हो रही है? समतल सतह से। तो समतल सतह में आने के बाद मान लीजिए प्रकाश की किरण आई, आने के बाद टकराकर जो है उसी माध्यम में, और सीधी सी बात है यहां पे भी उसी माध्यम में लौट रही है, इसलिए हम इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। टकराई, टकराने के बाद एक माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाती है ना। तो प्रकाश आती है, टकराती है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे ये हो कैसे रहा है? समतल सतह से। तो समतल सतह से अगर परावर्तन होता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? नियमित परावर्तन। ठीक है, क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। तो ये आपका क्या है? नियमित परावर्तन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पढ़े परावर्तन क्या है। तो परावर्तन के बारे में जब हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखें? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। पहला हम लोगों ने देखा, क्या देखा? कि सतह के बेसिस पे, सतह के आधार पे सतह खुरदुरी भी हो सकती है, सतह समतल भी हो सकती है। अगर प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? खुरदुरी सतह से होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर समतल सतह से होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जरा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो नियमित परावर्तन, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन और साथ में प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आपके पास डाउट बॉक्स है। और डाउट बॉक्स है क्या? तो डाउट बॉक्स है आपका कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जाए, अपने डाउट्स को लहराएं, और उसके बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। और आप जैसा कि जान ही रहे हैं, ठीक है, हमारा ऑफलाइन बैचेस भी चलता है,
तो अगर ऑफलाइन बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए नंबर्स भी हैं दिए हुए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन माध्यम में जो क्लासेस चल रही हैं उसमें भी आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए हम लोग पहले कुछ डायग्राम्स को समझेंगे। ठीक है, जब आप डायग्राम्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा प्रकाश का परावर्तन याद रखना, और 2 मार्क्स में ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम को। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ चीजों को। अब देखिए, सपोज करते हैं ये कोई समतल सतह है, ये क्या है, कोई समतल सतह है। ठीक है, और ये कोई किरण आती है और इस सतह से टकराती है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, टकराकर उसी माध्यम में वो लौट जाएगी, बोलता है ना। तो प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई, तो ये घटना को हम लोग क्या कहें, प्रकाश का परावर्तन कहें। अब प्रकाश के परावर्तन को कहने के बाद अब इन सब को जो है अलग अलग नाम दिया जाता है, उन सभी नाम को आपको याद रखना है। अगर आप उन सभी नाम को आप याद नहीं रखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप तो उसको रटाफिकेशन कर लीजिएगा। आपको रटाफिकेशन नहीं करना है, हम लोगों को बातों को समझ के चलना है। कैसे समझेंगे, सबसे पहला चीज, जो ये आने वाली किरण है, आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये जो आने वाली किरण है उसको क्या कहा जाता है, आपतित किरण। तो ये जो किरण आ रही है इस किरण को हम लोग क्या नाम देंगे, आपतित किरण नाम देंगे। तो ये किरण का नाम क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। ठीक है, इस किरण को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपतित किरण, और इंग्लिश में इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अब आपतित किरण जिस माध्यम से आई वो एक बिंदु पे जाके टकराती है ना, किसी एक बिंदु पे आके टकराई है। जिस बिंदु पे आकर टकराती है हम लोग उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ये पॉइंट हो गया आपका आपतन बिंदु। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये है आपका आपतन बिंदु, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या फिर इंसिडेंट पॉइंट भी बोला जाता है, कभी कभी दोनों बोलते हैं। अब आपतित किरण आती है, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है ना, उसी माध्यम में लौट गई। तो ये जो लौटने वाली किरण है, लौटने वाली किरण है ना, तो लौटने वाली किरण को हम लोग कहते हैं यहाँ पे परावर्तित किरण। क्यों बोलेंगे परावर्तित किरण, यही किरण तो टकरा के परावर्तित हुई है, यही किरण ना टकरा के परावर्तित हुई है, इसी को, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, परावर्तित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज ध्यान रखना है, यह किरण कोई लड़की नहीं है, ये किरण क्या है, प्रकाश की किरण है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, यह है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे आप जानते हैं कि आपतन बिंदु, समझ गए हम लोग, आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पे आके मिली है उसी का नाम क्या पड़ गया, आपतन बिंदु पड़ गया। आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पे आके मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस माध्यम से आती है, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित
किरण, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्टेड रे। अब इस आपतन बिंदु पे जो है हम लोग खींचते हैं एक लंब। क्या खींचते हैं? लंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पे हम लोग क्या खींचते हैं? एक लंब, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पे क्या खींचेंगे? लंब, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? अभिलंब। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या नाम है इसका? अभिलंब। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब जरा सा यहाँ पे और एक चीज आता है कि आप जानते हैं कि कोण बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की या फिर दो भुजाओं की आवश्यकता होती है। कोण कैसे बनता है? हम लोग जानते हैं क्या कि मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, ये कोई एक रेखा है, ये दोनों रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने के बाद, प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है कि काटती है या फिर मिलती है। तो ये दोनों बिंदु के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं? कोण बना सकते हैं। और ये कोण बेसिकली क्या बताता है? क्या बताता है ये कोण? कि इस लाइन का इसके सापेक्ष कितना झुकाव है। ठीक है, इसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, है ना। इसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। तो दो रेखाएं होनी चाहिए, दो किरणें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग किरणों पे देखेंगे। ये हो गया, ये हम लोग देख रहे हैं क्या है आपका? आपतित किरण। और ये आपका क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं? आपतन कोण। तो यहाँ पे जो कोण बना है इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। और नाम क्या है इसका? नाम पड़ जाता है इसका आपतन कोण। क्या नाम पड़ेगा? आपतन कोण नाम पड़ेगा इसका। ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल। इसको हम लोग लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। डिनोट करते हैं हम लोग किससे? आई से, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंस है तो इसलिए क्या आ जाता है? आई आ जाता है। सेम चीज यहाँ पे जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच भी एक कोण बनता है। ठीक है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है उसको हम लोग नाम देते हैं परावर्तन कोण। क्या नाम देते हैं? परावर्तन कोण नाम देते हैं। और डिनोट किससे करेंगे? अब याद करिए, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो आर है, मतलब किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। और ये आर कैसा होगा? स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो ये किरण को हम लोग क्या नाम दे दिए? इसको हम लोग नाम दिए, ये इस वाले कोण को परावर्तन कोण। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ये कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा उसको हम लोग मिटा दे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलिएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखे? आपतित किरण। आपतित किरण क्या है आपका? आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु के बारे में हम लोग देखे कि आपतित किरण किसी सतह पे जिस बिंदु पे आके मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण जिस बिंदु पे आके मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। उसके बाद परावर्तित किरण क्या था? परावर्तित किरण में हम लोगों ने देखा कि आपतित किरण जिस माध्यम से आती है, यही है पहला माध्यम, जिस माध्यम से आती है टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? इस लौटने वाली किरण को कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपतन बिंदु पे हम लोगों ने डाला था एक लंब, जिसको हम लोगों ने नाम दिया क्या? अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच एक बना कोण, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? आपतन कोण। और उसके बाद क्या था? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना था कोण, उसको हम लोगों ने नाम दिया परावर्तन कोण। तो सब चीज हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इसका जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है उसको देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता क्या क्या है? सबसे पहला चीज वो बोलता है, पहला नियम उसका, पहला नियम में क्या है?
पहला नियम में कहता है वो कि आपतित किरण, पहला नियम क्या बोलता है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी क्या है, देखिए तो एक ही सतह पे दिख रहा है ना, सभी किस पे दिख रहा है, एक ही सतह पे दिख रहा है। तो पहला क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी एक ही तल पर होते हैं, सभी एक ही तल पर होते हैं। क्या बोलिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी के सभी एक ही तल पर होते हैं, है ना, है कि नहीं, सारा का सारा आपको याद हो जाना चाहिए यहीं पे, ठीक है। तो कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी क्या है, एक ही तल पर है। यही आपका क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। आई होप कि याद हो गया होगा, ठीक है, अगर नहीं भी याद हुआ है 2-3 बार पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपका आपतन कोण और जो ये परावर्तन कोण है ये दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कौन बोला, ये बोला प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, है कि नहीं बच्चों। आप लोगों को जो है पूरा एकदम यहीं पे याद कर लेना है, आपको घर जाने की मतलब घर पे एक आध बार पढ़ लीजिए, वही काफी है, ठीक है। तो जितना भी अभी क्लासेस में होगा, क्लासेस में हम लोग बहुत बार इसी चीज को रिपीट करते रहेंगे और रिपीट करने के बाद एकदम याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। घर पे जाके ज्यादा मशक्कत करनी नहीं है, ठीक है, घर पे ही है, जो ऑनलाइन मोड पे है तो वो तो घर पे ही है, ठीक है, तो उनको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। क्लासेस के बाद सिर्फ आपको एक बार करना क्या है कि एक बार बस पढ़ लेना है। और आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, सभी एक ही तल पर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण के, ये आपका क्या है, दूसरा नियम है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बस इसी चीज को हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लिखा हुआ कैसे, ये देखिए, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है ना, आपतित किरण फिर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है, परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर है, पहला यही बोला ना। हम जो आपको पहले याद कराए, आप अगर उसको ध्यान रखेंगे तो वही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूरी नहीं है डिट्टो याद रखना है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, सभी क्या है, एक ही तल पे है, पहला आप वो याद रखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण के, यही आपका दूसरा नियम कहता है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आया आपको बनाने के लिए, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, क्या प्रयास करेंगे हम लोग कि ये जो हमने देखा है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये फिगर, ठीक है, इसको आप बनाएं। अगर आप इसको बनाते हैं तो आपका मार्क्स एक मतलब होता है ना 0.1 वो तक नहीं कटेगा, ठीक है। तो ट्राई टू राइट, ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ दिस इमेज, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको वहां पे बनाना है। अगर आप बना लिए, ठीक है, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ये ध्यान रखिए, इसको ड्रॉ कर लेना है वहां पे। अगर प्रकाश का परावर्तन आया, परावर्तन का नियम पूछ लेता है, तो नियम पूछने वक्त आप इसको ड्रॉ जरूर करें, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब जब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने वक्त हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के बारे में। क्या पढ़ते हैं, दर्पण के बारे में। अब दर्पण के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि दर्पण है क्या, ठीक है, दर्पण के कितने प्रकार है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन वैसे है आपका गोलीय दर्पण क्या है, तो उससे पहले हम लोग दर्पण के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि दर्पण आखिर है क्या चीज, ठीक है। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले तो आप ले लीजिए,
ठीक है, अब स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है हम लोगों को। अगला है आपका प्रकाश का परावर्तन, हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है ना। दर्पण जिसको आप हिंदी में कहते हैं दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं मिरर। अब बोलचाल की भाषा में वही हो, आईना जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मिरर यानी कि दर्पण। अब ये दर्पण है क्या, क्या कभी आपने देखा है कि आपके घर में जो दर्पण है वो टूटा होगा, ठीक है। तो जब टूटा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे एक पेंट होता है। अगर कभी नहीं देखा है तो आपसे ये अनुरोध है, ठीक है, कि कभी अगर टूटे, ठीक है, तो आप जरूर देखने का प्रयास करें कि उसके पीछे आपको एक पेंट दिखेगा, ठीक है। तो पेंट से क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई दर्पण है, एक बचपन में हम लोग खेलते थे ना, वो एक छोटा सा दर्पण लिए, इधर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इधर इधर घुमा घुमा के दिखाते थे, अलग अलग जगह प्रकाश जा रहा है ना। तो वो सब चीज जो हम लोग करते थे वो एक्चुअल में दर्पण का डेफिनेशन बना देता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज का डेफिनेशन याद नहीं हो तो आप उसकी विशेषताओं से उसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि परिभाषा नहीं बना पाते या फिर परिभाषा याद नहीं आती है। तो परिभाषा अगर याद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं उसको लेकर के आप उस चीज को परिभाषित कर सकते हैं। ये है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कई बार होता है ऐसा कि हम लोग परिभाषा याद नहीं रहता, परिभाषा हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर उसकी एक भी विशेषता आपको याद है तो आप उस विशेषता से उस चीज को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई दर्पण है। अब दर्पण क्या करता है कि मान लीजिए ये एक टॉर्च हम लोग लेते हैं, ठीक है। टॉर्च लिए, अब इससे हम लोग लाइट भेजे, अब ये क्या करेगा, इसको परावर्तित कर देगा। ये लाइट आ रहा है और टकराने के बाद फिर लौट जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो एक पेंटेड होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, ठीक है। और इसमें जो पेंट होता है वो सिल्वर का पेंट होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का हम लोग बेसिकली पेंट करते हैं इस पे। पीछे से ये पेंट किया हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे कि पीछे से क्या हुआ है, आपका पेंट किया हुआ है। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं रजतीत किया हुआ है। क्या किया हुआ है, रजतीत। रजतीत है ये, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, अब देखिए यहां से इसका डेफिनेशन बनेगा दर्पण का। दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश का अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे रहा है। दर्पण क्या है, दर्पण वैसी युक्ति है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। दर्पण वैसी युक्ति है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो दर्पण वैसी युक्ति है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर दे रही है, परावर्तित कर दे रही है। तो दर्पण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दर्पण वैसी युक्ति है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है तथा इसका एक भाग क्या है, रजतीत किया होता है। तथा इसका एक भाग क्या होता है, रजतीत किया होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दर्पण का डेफिनेशन क्या हो गया, दर्पण क्या है कि दर्पण प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, साथ ही साथ इसका एक सतह जो है क्या होता है, रजतीत किया होता है। दर्पण में दो भाग, एक आगे एक पीछे। तो आगे वाला अगर परावर्तित कर रहा है तो पीछे वाला पॉलिश होगा, अगर आगे वाला पॉलिश है तो पीछे वाला परावर्तित करेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो दर्पण तो हम लोग, आई होप दर्पण समझ आ गया होगा। दर्पण क्या है, दर्पण क्या करता है,
प्रकाश आई, जितना प्रकाश आता है उसको लगभग ये क्या करता है, परावर्तित कर दे रहा है, मतलब प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे रहा है। तो दर्पण का जो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, दर्पण वैसी युक्ति है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है तथा इसकी एक सतह क्या होती है, रजतीत मतलब किसका पेंट, सिल्वर का पेंट। ठीक है, किसका पेंट होता है, सिल्वर का पेंट। इजी याद रखेंगे। रजतीत किया होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख लिए दर्पण क्या है, दर्पण वैसी युक्ति है जो क्या करती है, प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, साथ ही साथ इसका एक सतह क्या होता है, रजतीत किया हुआ होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अरे आप लोग तो ऐसे ही तेज लोग हैं। ठीक है, तो इतना तो हम जानते ही हैं। ठीक है, सब के सब तेज हैं, एकदम ऐसे ही एकदम तुरंत तुरंत याद कर ले रहे होंगे। तो दर्पण क्या है, अगर आपसे पूछ दे तो दर्पण क्या है, तो दर्पण वैसी युक्ति है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है तथा इसका एक सतह क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है या फिर रजतीत किया होता है। और रजतीत में मतलब क्या, किसका पेंट होगा, सिल्वर का पेंट होगा। ये याद रखेंगे हम लोग, किसका पेंट होता है, सिल्वर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका दर्पण। अब इस दर्पण को समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि दर्पण के ठीक है, दर्पण के प्रकार। अब हम लोग क्या समझेंगे, दर्पण के प्रकार को समझेंगे। दर्पण को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, 3 भागों में। दर्पण को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग कहते हैं उसको समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। अभी तो आप लोग कितने लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा नाम क्या है ना। तो अब हम इंट्रो दे ही देते हैं, बहुत देर से नहीं दिए थे। ठीक है, तो मेरा नाम अमन कुमार यादव है। ठीक है, और हम जो है पटना यूनिवर्सिटी, आप जानते ही होंगे, पटना यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में एमएससी कर रहे हैं। ठीक, तो और मेरे पास एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पढ़ाने, क्लास 10th क्लास 9th को पढ़ाने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 8 ईयर्स का रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 8 ईयर्स का कैसे हो गया। ठीक है, तो क्योंकि हम जो स्टार्ट किए थे पढ़ाना वो आफ्टर 10th स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो उतना साल से हम एक्सपीरियंस जुटा के रखे हैं, तो आप मेरे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने वक्त हम उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखते हैं जिनमें कभी ना कभी हमको कठिनाई हुई होगी या फिर जो उतने मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उनको कठिनाई रही होगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको डील करेंगे, जिससे क्या होता है कि जितना अच्छा डीलिंग होगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। और जब आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। मेन क्या है ना कि साइंस का जो टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। ठीक है, टेक्निकल क्या है कि बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है अपने दिमाग की। ठीक है, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ऑब्वियस है कि एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस है तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों को जानते हैं कि आपको समझाना कैसे है। ठीक, और ऑफलाइन मीडियम के बारे में आप जान ही रहे हैं कि ऑफलाइन में अगर आप ज्वाइन करते तो आपको बहुत सा बेनिफिट तो ज़रूर ही मिलेगा। ठीक है, कि आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑफिस भी है,
आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट में अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम होने के बाद आप डायरेक्टली ऑफिस में आइए, ठीक है, आप हमसे डायरेक्टली कोई भी प्रकार का किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा टॉपिक से रिलेटेड आप जरूर पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन मीडियम के लिए तो ये है, ऑनलाइन मीडियम के लिए बस आपके पास एक ही है और वो है आपके पास कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आप कमेंट का यूज करके आप हमसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसका आंसर पा सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो रहा हो, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछना है उसके लिए आपके पास कमेंट सेक्शन ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है। तो अपना कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने क्वेश्चन को लिखिए और आई होप कि अगर मान लीजिए कि कुछ समझाने वाला होगा, ठीक है, कुछ समझाने वाला होगा तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको हम पहले वही एक्सप्लेन करेंगे जो आपका डाउट होगा, ठीक है। तो उसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद हम जो न्यू टॉपिक्स है उसको डील करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान रखिए कि जो आपके पास कमेंट का यूज है आप उसको जरूर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसके बाद आप जानते ही हैं आगे का प्रोसेस जो हर यूट्यूबर बोलता है, लाइक सब्सक्राइब ये आपको कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा है, चलिए फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। दर्पण के लिए हम लोग देखे समतल दर्पण था, फिर हम लोग देखे क्या था, गोलीय दर्पण होता है एक, ठीक है, समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है, इसको हम लोग बोलते हैं परवलयीय मिरर, परवलयीय दर्पण। क्या बोलते हैं, परवलयीय दर्पण, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है पाराबोलिक मिरर। क्या बोला जाता है, पाराबोलिक मिरर। तो ये है आपका 3-4 चीज, मतलब दर्पण को जब हम लोग डील करते हैं तो दर्पण को डील करने वक्त हम लोगों को ये 3 चीज समझना होता है कि समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है और परवलयीय दर्पण क्या है। बहुत इजी है, एकदम छोटा छोटा सा डेफिनेशन है, उसको हम लोग देखेंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है। कोई भी बड़ी बात इसमें है नहीं। सबसे पहला चीज है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। कुछ नहीं, वैसा दर्पण जिसका सतह क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका सतह क्या हो, समतल हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब ये सतह कौन सा सतह है, आपका परावर्तक सतह, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, क्या बोलेंगे उसको, समतल दर्पण बोलेंगे। समतल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा है, समतल है, तो आप क्या बोलिएगा, समतल दर्पण बोलिएगा, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण को डिफाइन अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह आपका कैसा है, समतल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण का क्या है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण। अब सीधा सा बात है, अब ये बताइए कि खोखला क्यों लेंगे, है ना। अब ये भी सवाल हो जाता है कितने बच्चों का कि खोखला क्यों लेंगे, ठीक है, हम पूरा भरा हुआ क्यों नहीं लेंगे। बाबू एक तरफ एक सतह आपको पेंट भी तो करना है, पेंट कैसे करिएगा, अगर मान लीजिए कि खोखला नहीं रहा, तो खोखला नहीं रहा तो अंदर वाला हिस्सा पेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि दर्पण के लिए क्या कंडीशन है, दर्पण प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करता है, साथ ही साथ उसका एक सतह क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, ठीक है। ये बात हम लोग जानते हैं, तो जब जानते हैं तो गोलीय दर्पण भी कैसा होना चाहिए, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होना चाहिए। खोखला गोला इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसका अंदर का हिस्सा पेंट करना है हम लोगों को, अगर पेंट नहीं करिएगा तो क्या होगा, वो पारदर्शी हो जाएगा, पारदर्शी होने के बाद क्या होता है, प्रकाश उससे आर पार गुजर सकता है। हम लोगों को दर्पण को कैसा बनाना है, परावर्तक, है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो समतल दर्पण को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। समतल दर्पण को कैसे डिफाइन करना है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, साथ ही साथ उसका एक सतह क्या हो, रचित किया हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो बताइए समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण है वैसा दर्पण जिसका एक सतह क्या हो,
रस्तीत किया हुआ हो, साथ ही साथ दूसरा सतह जो होगा क्या होगा, परावर्तक सतह, और वो परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, तथा एक भाग रस्तीत किया हुआ होता है उसका। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है, तथा इसका एक भाग क्या होगा, रजतीत। रजतीत किया होता है। फिगर बनाना चाहें इसमें आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक सीधा सा, एक सिंपल सा, एक प्लेन लाइन खींचना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा पुचारा कर देंगे। इससे ये पता चल रहा है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका क्या है, परावर्तक है, और नीचे वाले हिस्से में क्या है, आपका पेंट किया हुआ है। यही आपका क्या हो जाता है, समतल दर्पण हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब समतल दर्पण को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। तो यही गोलीय दर्पण का हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं, तो एक बार आप पढ़ लीजिए। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह क्या होता है, रस्तीत किया हुआ होता है। एक सतह परावर्तक, यहाँ पे एक हम लोग एड ऑन करेंगे। क्या एड ऑन करेंगे, दूसरा सतह क्या होता है, रजतीत किया हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग है, ठीक है, जिसका एक सतह क्या होता है, परावर्तक, तथा दूसरा सतह रजतीत किया हुआ होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए यही है सब, ये पूरा प्रॉपर नहीं बना, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आर्क बना लेते हैं। कहाँ गया शेप, ये रहा शेप। ये आपका पूरा प्रॉपर गोल, ठीक है। ये खोखला है ना। अब ये खोखला है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। हम लोग क्या करते हैं, बीच से एक लाइन खींच देते हैं ताकि हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी को दिखा पाए, ठीक है, दोनों संभावनाओं को दिखा पाए उसके लिए। ठीक, अब दो हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक सतह परावर्तक होगा, एक सतह रस्तीत किया हुआ होगा। तो मान लीजिए क्या कि पहला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये सतह आपका रस्तीत किया हुआ है और ये सतह आपका परावर्तक है, बाहरी वाला, ठीक है। दूसरा में क्या कंडीशन हो सकता है, दूसरा में ये कंडीशन हो सकता है कि जो बाहरी हिस्सा है वो आपका क्या है, रस्तीत किया हुआ है, और अंदर वाला हिस्सा आपका क्या है, परावर्तक है ना। तो एक सतह परावर्तक होगा, एक सतह रस्तीत किया हुआ होगा। तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, गोलीय दर्पण को दो भागों में फिर बांट देते हैं, है ना। गोलीय दर्पण में भी दो चीज हम लोगों ने देखा। पहला क्या देखे कि हो सकता है कि पहला कंडीशन हो कि अंदर वाला हिस्सा पॉलिश्ड हो, है ना, अंदर वाला हिस्सा में हम लोग रस्तीत किए हुए हो, पेंट किए हुए हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें पेंट किए हुए हो। दोनों कंडीशन संभव है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला ये, दूसरा ये, इसके आधार पे गोलीय दर्पण का तो हम लोग पढ़ ही लिए। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह क्या होता है, रस्तीत किया हुआ होता है
है ना। तो अब यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं गोले दर्पण, तो गोले दर्पण को देखने के बाद हम लोगों को ये सब चीज पता चल गया है। अब मान लेते हैं हम लोग पहला कंडीशन कि इसका अंदर वाला हिस्सा क्या है, रस्तित किया हुआ है। तो इसका जो परावर्तक सतह है वो बाहरी है, और ये जो बाहरी परावर्तक सतह है वो कैसा है, उभड़ा हुआ। कैसा है, उभड़ा हुआ। नहीं दिखता आपको, ऐसे है, ऐसे है मतलब क्या है कि उभड़ा हुआ है। ये हिस्सा जो है कैसा है, उभरा हुआ हिस्सा है। उभरा हुआ हिस्सा होने के कारण, इसके कारण हम लोग जब गोले दर्पण को दो भागों में बांटते हैं, तो गोले दर्पण दो भागों में जब बंटता है तो एक हो जाता है उत्तल, एक हो जाता है अवतल। तो इसको हम लोग उत्तल कहते हैं। उत्तल इसलिए कहते हैं, याद रखने का तरीका क्या है, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो कैसा है, उभरा हुआ है। उभरा हुआ तल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उत्तल बोलते हैं। उभरा हुआ तल है इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, उत्तल। उभरा हुआ तल है इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल। इसका परावर्तक सतह कैसा है, उभरा हुआ, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उत्तल बोलते हैं। ठीक है। तो गोले दर्पण को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। गोले दर्पण कितने भागों में बंट जा रहा है, गोले दर्पण दो भागों में बंट जा रहा है। ठीक है। गोले दर्पण कितने भागों में बंट गया, दो भागों में। एक हो गया आपका उत्तल, एक हो गया आपका अवतल, है ना। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसको हम लोग उत्तल नाम दिए, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसका मतलब ये बाहरी हिस्सा अगर इसका पॉलिश्ड है तो आप देख सकते हैं कि जो अंदर वाला हिस्सा होगा वही क्या होगा, इसका परावर्तक सतह होगा। तो वैसा दर्पण, वैसा गोले दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल। और वैसा गोले दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा है, उभरा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल। तो आई होप आपको उत्तल और अवतल बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा, है ना, क्योंकि हम लोग इसको दो भाग में बांट के देखे और दो भागों में दर्पण भी बट गया। तो गोले दर्पण दो भागों में बंटता है, एक को हम लोग कहते हैं उत्तल, एक को कहते हैं हम लोग अवतल। उत्तल कब बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। अवतल कब बोलेंगे, जब परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। याद हो गया होगा, उसे उभरा हुआ। उत्तल मतलब उभरा हुआ तल, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, उभरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल। तो दूसरा क्या होगा, धंसा हुआ, और धंसा हुआ को आप क्या नाम दे दीजिएगा, अवतल। ठीक है। तो उत्तल अवतल समझ आ गया होगा। अब जरा सा एक्स्ट्रा जो आपके पास था, एक्स्ट्रा हम लोग क्या देखे थे, परवलय दर्पण, है ना। गोले दर्पण भी हो गया आपका, समतल भी देख लिया हम लोग, गोले भी देख लिया हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, परवलय दर्पण। कुछ नहीं, परवल देखें, परवल, घर वाला परवल। अगर दर्पण का परावर्तक सतह परवल के जैसा हुआ तो परवलय दर्पण होता है। ठीक है। दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, परवल के तरह, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परवलय दर्पण। ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के भाषा में अगर देखें तो ये जो परवल है, ये परवलय, एक दिखाते हैं आप लोगों को कैसा होता है। ये जो है, ये बना हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते हैं, पाराबोला। मैथमेटिक्स में इसको क्या नाम दिया जाता है, पाराबोला। जब आप 11th में जाइएगा तब आपको ये सब चीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। पाराबोला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय। पाराबोला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय। तो अगर किसी दर्पण का परावर्तक सतह ऐसा हुआ, ठीक है, जिसका अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, पॉलिश किया हुआ, ठीक, तो अगर इसका परावर्तक सतह परवल के जैसा हुआ, मतलब परवलय हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, परवलय दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, परवलय हो, क्या कहलाता है, परवलय दर्पण कहलाता है। ठीक है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, परवलय हो, क्या कहलाता है, परवलय दर्पण कहलाता है। ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, परवलय दर्पण। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाराबोला। ठीक है। याद रखेंगे, परवलय है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, परवलय हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, परवलय हो, क्या कहलाता है,
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलयीय हो, परवलयीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, परवलयीय दर्पण कहलाता है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, परवलयीय दर्पण कहलाता है। कोई डाउट अगर हो कमेंट सेक्शन, कोई डाउट अगर हुआ तो कमेंट सेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, अभी तक हमको नहीं लगता कि अगर डाउट होना चाहिए, मे बी हो सकता है, तो हो सकता है तो उसके लिए आप जाइए कमेंट में। और आप जानते हैं अगर वीडियो पूरा आपको अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, कमेंट में भी कुछ ना कुछ लिखिए। ठीक है, जिससे हम लोगों को और प्रोत्साहन मिले, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस को आपके इस चैनल पर लाएं, ताकि आप लोगों को उससे क्या हो, फायदा हो। ठीक है, तो दर्पण आप लोगों को क्लियर होगा। दर्पण में हम लोगों ने देखा, समतल दर्पण देख लिए हम लोग, गोले दर्पण देख लिए, परवलयीय दर्पण देख लिए। गोले दर्पण में भी हम लोगों ने देखा कि गोले दर्पण को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, उत्तल और अवतल। उत्तल में हम लोगों ने देखा कि वैसा गोले दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा था, उभड़ा हुआ, तो हम लोग बोले थे उसको क्या, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में हम लोग क्या नाम दिए, वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हुआ हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ करके देख लिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है टॉपिक। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकार, अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बात हुई है, तो अवतल और उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझने के बाद इसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आगे हम लोग दो क्वेश्चन समझेंगे, और उसको समझने से पहले हम लोग किरणपुंज के बारे में समझेंगे कि आखिर किरणपुंज क्या है। किरणपुंज में तीन प्रकार होते हैं। समांतर किरणपुंज होता है पहला, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अभिसारी किरणपुंज, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं अपसारी किरणपुंज। तो ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को एक विशेष प्रकार का नाम देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को नाम दिया जाता है अभिसारी दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण को हम लोग क्या नाम देते हैं, अभिसारी दर्पण का। और जब हम लोग उत्तल दर्पण पे आते हैं तो उत्तल दर्पण को नाम दिया जाता है अपसारी दर्पण। तो ये हम लोग नाम देते हैं। अब नाम देने के पीछे का कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर रहा होगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता साइंस में। साइंस में किसी न किसी चीज, जो भी चीज हम लोग लिखते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो उन रीजन को समझने के बाद ही तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, है ना। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे कि आखिर किरणपुंज ये है क्या, है ना। तो पहले हम लोग किरणपुंज देख लेंगे। किरणपुंज के बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर समांतर किरणपुंज क्या है, फिर अभिसारी किरणपुंज क्या है, और फिर हम लोग क्या समझेंगे कि अपसारी किरणपुंज क्या है। जब इन किरणपुंजों को समझ लेंगे तब हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, किरणपुंज को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, किरणपुंज। ठीक है, अब जब हम लोग किरणपुंज को देखते हैं तो किरणपुंज में क्या है, किरणपुंज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट बीम। क्या बोलते हैं, लाइट बीम बोलते हैं। छोटा भीम नहीं, बीम, BEAM, बीम। ठीक है, तो लाइट बीम। अब किरणपुंज क्या है ना, सवाल है आपका कि किरणपुंज क्या है। तो किरणों का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। किरणों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा किरणपुंज क्या है, तो किरणपुंज क्या होगा, किरणों का समूह। तो किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरणपुंज कहलाता है। ठीक है, किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरणपुंज कहलाता है। किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरणपुंज कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किरणों का समूह क्या है, तो किरणों का समूह किरणपुंज है। तो किरणपुंज क्या कहलाएगा, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग,
किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरणपुंज कहलाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज समझ आ गया होगा किरणपुंज क्या है। तो किरणपुंज क्या है? किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरणपुंज कहलाता है। किरणों का समूह किरणपुंज। ठीक है, किरणों का समूह किरणपुंज। अब हम लोग देखेंगे कि किरणपुंज को हम लोग 2 नहीं 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। अब ये 3 भाग में कैसे बांटेंगे? सबसे पहला भाग जो है इसको हम लोग कहते हैं समांतर किरणपुंज। क्या कहते हैं? इसको थोड़ा सा पहले डायग्राम बना लीजिए इसका आप लोग। ठीक है, अगर किरणपुंज है तो ये ऐसा हो सकता है बंच में, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं पे भी जा सकता है। ये हम लोग किरणों का एक समूह दिखा सकते हैं कि ये किरणपुंज हो गया। ठीक है, अब किरणपुंज को हम लोग बांटेंगे। क्या करेंगे? बांटेंगे। ठीक, किरणपुंज को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है इसको हम लोग कहते हैं समांतर किरणपुंज। क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज। क्या बोलेंगे? समांतर किरणपुंज। पैरेलल लाइट बीम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल लाइट बीम। पैरेलल लाइट बीम। फिर से वही, बीम नहीं, भीम नहीं, बीम। ठीक है, भीम भीम मत देखिएगा आप लोग, छोटा भीम। ठीक है, बचपन में बहुत देखते थे आप लोग छोटा भीम, पोगो वाला। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका? किरणपुंज हो गया। दूसरा है आपका अभिसारी किरणपुंज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट लाइट बीम। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जेंट लाइट बीम। कन्वर्जेंट लाइट बीम। ठीक है, ये हो गया कन्वर्जेंट लाइट बीम। और तीसरा हो जाता है आपका अपसारी। तीसरा क्या है? अपसारी। अपसारी किरणपुंज। इसका क्या नाम है? अपसारी किरणपुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट लाइट बीम। ठीक है, इसका नाम हो गया डाइवर्जेंट लाइट बीम। तो तीनों हम लोगों ने देखा। पहला है समांतर किरणपुंज, ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लिया जाए। ठीक है, तो ये है आपका समांतर किरणपुंज, ये है आपका अपसारी किरणपुंज, और ये है अभिसारी किरणपुंज, और ये है आपका अपसारी किरणपुंज। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है आपका समांतर किरणपुंज। पहला क्या है आपका? समांतर किरणपुंज। पहला है आपका समांतर किरणपुंज। क्या है आपका? समांतर किरणपुंज। ठीक है, अब समांतर किरणपुंज में क्या है कि किरणपुंज में जो यहाँ पे किरणें होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, जब वैसा किरणपुंज जिसमें जो किरणें हैं वो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, किरणें क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर। जैसे कि मान लीजिए क्या कि ये किरणों का समूह है, ये एक किरण हो गया, ये दूसरा किरण हो गया, ये तीसरा किरण हो गया, ये
चौथा किरण हो गया। इसमें जो इसको जब हम लोग देखते हैं तो क्या दिख रहा है कि आपको हर एक किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और अब आप मैथमेटिक्स में अगर जाइएगा तो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो समांतर किरण पुंज है आखिर होता क्या है। पहली सी बात है समांतर, जब हम लोग कहते हैं क्या कि जो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, अगर दो रेखा एक दूसरे के समांतर है तो हम लोग कब कह सकते हैं कि दो रेखा एक दूसरे के समांतर है। अगर मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है, और ये कोई रेखा है, ठीक, अगर दो रेखा है, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, अगर हम लोग नापते हैं, क्या करेंगे, मेजर अगर करते हैं इन दोनों के बीच की दूरी, अगर ये सदैव समान रहे, सदैव क्या रहे, समान रहे, मतलब एक ही जैसा होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर मेजर किए हैं तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, कहीं भी नापेंगे, अनंत पे भी नापेंगे तो कितना आना चाहिए, 10 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम लोग कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, तो इन दोनों किरणों के बीच की जो दूरी होगी वो सदैव क्या होगी, समान होगी, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, समांतर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज, तो मतलब क्या है कि वैसा किरण पुंज जिसमें जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। समांतर किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। समांतर किरण पुंज कहलाती है, ठीक है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा समांतर किरण पुंज क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका क्या था, दूसरा नंबर में हम लोगों ने देखा था, दूसरा नंबर आपका क्या था, अभिसारी किरण पुंज। क्या था, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा आपका क्या था, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज आखिर है क्या। तो अभिसारी से आपको याद रखना है, जैसे कि एक वर्ड है यहाँ पे, याद रखेंगे हम लोग, अभी आया। क्या याद रखेंगे, अभी आया। और जब आता है सब, तो सब आके क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, अब सभी दोस्त आते हैं, तो आने के बाद क्या होता है, कोई एक पॉइंट आप लोग ढूंढते होंगे, ठीक है। मे बी कोई होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, या फिर कोई एक पार्टिकुलर जगह हो सकता है ना। बहुत सारे दोस्त आते हैं, बहुत सारे दोस्त आने के बाद सब एक जगह मिलते हैं, एक जगह मिलने के बाद बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक अभी आया, ठीक है, सभी लोग अभी आया। तो अभी आया मतलब क्या कि कोई एक रेस्टोरेंट मान लीजिए या फिर कोई एक प्लेस मान लीजिए, वहां पे आपके सभी दोस्त क्या हुए, इकट्ठा हुए। जैसे कि ये मान लीजिए कोई एक जगह है, ठीक है, ये कोई आपका जगह है। जगह क्या हो सकता है, मे बी होटल, रेस्टोरेंट, कुछ भी हो सकता है। ये पहला दोस्त है, यहाँ आया, दूसरा दोस्त है, यहाँ आया, तीसरा दोस्त है, यहाँ आया, चौथा दोस्त है, यहाँ आया, पांचवा दोस्त है, यहाँ आया, छठा दोस्त है, यहाँ आया, और भी दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। सभी के सभी एक जगह आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो सभी एक जगह आके मिले, तो वो हो गया अभी आया वाला कंसेप्ट। तो यही अभी आया के कंसेप्ट पे हम लोग अभिसारी को भी डिफाइन कर सकते हैं।
मतलब अभिसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर क्या करती हैं, मिलती है। किसी एक बिंदु पे आकर क्या करती हैं, मिलती है। दोस्त लाइक सभी दोस्त आके एक बिंदु पे आके कोई एक जगह पे आके मिलते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह से किरणपुंज अभिसारी किरणपुंज भी है। तो अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है कि वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर क्या हो, मिलती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, तो जरा सा हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? वैसा किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो, क्या कहलाता है, अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। ठीक है, तो अभिसारी किरणपुंज क्या हो गया, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर क्या करती हैं, मिलती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। याद रखने के लिए आप याद रखिएगा अभी आया। क्या याद आया? अभी आया। ठीक है, अभी आया। अभी आया मतलब एक जगह पे आके मिल गया। ठीक है, अभी आया, अभिसारी के लिए अभी आया। तो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, हम लोगों का यही प्रयास है ना कि आप लोगों को समझ में आए, बस इतना ही तो है हम लोगों का काम। तो अभिसारी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपसारी, और ये आपका आज का लास्ट है। ठीक है, बाकी जो हम लोग मतलब हम जो अभी थोड़ा देर पहले आपको बोले कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग कल डील करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कब डील करेंगे, कल। और वीडियोस रेगुलर आएंगी। सो डाउट मतलब टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी तैयारी कराने के लिए हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोगों से तैयारी करने के बाद आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस मिलना ही मिलना है। ठीक है, एग्जाम में एकदम आप जब लिख के आइएगा तब आपको पता चलेगा कि प्रगति कोचिंग क्लासेस से पढ़ने के बाद आपको कितने फायदे हुए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो है वो हम लोग तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा लास्ट है आपका, ये है आपका अपसारी। ठीक है, अपसारी किरणपुंज। ठीक है, लास्ट क्या है आपका, अपसारी किरणपुंज। ठीक है, अपसारी में अपसारी में क्या याद रखेंगे, अप मतलब क्या, एकदम अप। अपसारी से याद रखेंगे अप मतलब ऊपर। तो जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। कोई एक बिंदु से निकलेगा और निकलने के बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। एक बिंदु से निकला, निकल के फैल गया, एक बिंदु से निकला, निकल के फैल गया ऊपर की तरफ। कहां चले गया, ऊपर की तरफ। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर। ठीक है, तो अपसारी किरणपुंज क्या है, तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या चल जाती हैं, फैलती ही चली जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग इसको, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी
एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती ही चली जाती है, फैलती ही चली जाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अपसारी किरणपुंज कहलाती है। ठीक है, अपसारी किरणपुंज कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट था। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेंगे अपसारी किरणपुंज को। अपसारी किरणपुंज क्या है? तो वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती ही चली जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जितनी भी चीजें हमने अभी पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीजें आपको क्या होंगी? क्लियर होंगी। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में है, ठीक है, तो आपके पास जान ही रहे हैं क्या बचा हुआ है? कमेंट सेक्शन। अब अपना कमेंट सेक्शन में जाके डाउट लिखिए, और डाउट लिखने के बाद कम से कम समय में हमारा प्रयास रहेगा कि आपके डाउट को क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए। और अगर समझाने की चीजें होंगी तो नेक्स्ट क्लास में पहले उसी चीज को क्या किया जाएगा? समझाया जाएगा, और उसके बाद आपको आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और फिर से हम यही बोलेंगे कि जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में चलती हैं। ठीक है, तो दोनों माध्यमों में चलती हैं। तो आपका चॉइस होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर जो दूर रह रहे हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो ऑनलाइन माध्यम से ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी धीरे धीरे ग्रो हो। ठीक है, और जो ऑफलाइन मीडियम में बच्चे हैं उनका तो स्पेशल असेसमेंट है, वो हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि कैसे हम लोग असेसमेंट करते हैं। और जो लास्ट का टाइम होता है उसमें कम से कम आपको 30 टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और टोटल के टोटल 30 टेस्ट देने के बाद जो बच्चों का परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग रैंकिंग भी देंगे। तो रैंकिंग के बेसिस पे हम लोग कह पाएंगे कि किस बच्चे का 450 अबव जा सकता है ना। तो जब टेस्ट होगा तो उसका क्वेश्चंस आपको भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो वो आप ज़रूर लिखिएगा, और लिखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है पता है? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, ताकि जो न्यू वीडियो आए आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको ये तो पता रहेगा ना कि किस दिन कौन सा क्लासेस होने वाला है। ठीक है, तो आज तो एक ही क्लास है, बाकी हम लोग देखेंगे और भी। ठीक है, तो धीरे धीरे सभी क्लासेस आपकी आते रहेंगी। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे कम से कम 4 क्लासेस हम लोगों का सोचा हुआ है, और 4 क्लासेस आपको मिलेंगी पर डे। ठीक है, तो 4 क्लासेस मिलते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को हमारे साथ करते रहें, और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है, तो धन्यवाद।